मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज चर्चा मुसलमानों और उनसे जुड़े असल मुद्दों पर करेंगे। आज भारत का मुसलमान वंदे मातरम, बाबरी मस्जिद, वक्फ एक्ट और जिहाद जैसे कई दूसरे विवादों और मुद्दों में उलझा हुआ है, और या फिर कहा जाए उसमें उलझा हुआ एक समाज बन करके रह गया है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या ये तबका जो तालीम, रोज़गार और इज्जत की असली लड़ाई लड़ना चाहता है, क्या सियासत और कुछ सियासी मौलवी उसे बार बार दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? आज का बड़ा सवाल यही है कि मुसलमानों के मुद्दे कौन से हैं, असल मुद्दे कौन से हैं, और उन मुद्दों को कौन तय कर रहा है, खुद मुसलमान या फिर मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाले लोग। दरअसल एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम, जिहाद, बाबरी मस्जिद और वक्फ जैसे मुद्दे मुसलमानों के अस्तित्व की लड़ाई है, अगर ये मोर्चा छोड़ दिया तो फिर मुसलमानों की पहचान मिट जाएगी। दूसरी तरफ वो आवाज़ें भी हैं जो पूछ रही हैं कि पहचान बच भी जाए, लेकिन अगर बच्चों के हाथ में डिग्री ना हो, नौजवानों के पास नौकरी ना हो और कारोबारी के पास पैसा ही ना बचे, तो फिर उस पहचान की हकीकत और अहमियत क्या रह जाएगी। आज की डिबेट में वंदे मातरम से लेकर वक्फ तक तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर मुसलमानों का असल एजेंडा है क्या और वो किसके कब्जे में है, और देश के मुसलमान अपने असल मुद्दों से ना भटकें, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं या कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। इन्हीं सवालों से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमात इस्लामी हिंद से मोहम्मद सलमान साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर सलीम खान साहब भी हमारे साथ हैं। इनके अलावा लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट शिवाजी सरकार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जाने माने उर्दू सहाफ़ी डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और शिवाजी सरकार, पहला सवाल हम आप ही से करेंगे। आप लखनऊ में बैठे हैं और इस मुल्क की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है, और वहाँ से बहुत सारे मुद्दे तय होते हैं इस मुल्क के, और बहुत सारे मुद्दे वहाँ पर असरअंदाज भी होते हैं। तो जो मुसलमान, जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, एक नहीं है, एक के बाद एक मुद्दा जो है वो आता रहता है, और वो उसमें ऐसा लगता है कि उसी में उलझे हुए हैं। मुसलमानों के जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा मुद्दे हैं या जिनमें उन्हें उलझा करके रखा गया है, किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? हिंदुस्तान की सियासत का एक बड़ा बेहद दुखद पहलू है कि हिंदुस्तान आजादी के 78 साल बाद भी पार्टीशन सिंड्रोम से उभर नहीं पाया। पार्टीशन जो हिंदुस्तान का हुआ, उसका जो सदमा है वो आज भी कायम। जो चले गए वो भी जहां गए वो बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। सही। जो नहीं गए वो उसका दर्द आज भी झेल। अब इससे उभरने की जो कोशिश है, देखिए कुछ सालों पहले तक जो आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इन मुद्दों पे, हर समाज में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पे कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं, पर हम इस तरह से नहीं सोच सकते कि इस तरह की परेशानियां पर हम इस तरह से आज खुल के बात करें। ये बातें जो होती थी कई बार होती थी, अब सभी लोग समझते थे कि जब आप साथ रहते हैं तो उनके भी बर्तन पटकते भी हैं। सही। पर आज जो चीजें हो गई, हाँ एक चीज इसमें फर्क आ गया है। पहले कम से कम जो हुक्मरान होते जी। जो भी हुक्म में, हाँ वो इन चीजों को तरजीह इस तरह से नहीं देते जैसे आज दिया जा रहा है। सही। पर आज ये एक पैटर्न बन गया है कि इस तरह के मजहब की बातें करो, मजहब की सियासत करो, और मजहब की सियासत से ही अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये एक सबसे बड़ी जो एक परेशानी की बात है यहाँ पे ये। उसके साथ अगर आप देखें, आमतौर पर अगर आप कहें जो मेजोरिटी कम्युनिटी रही है, मेजोरिटी कम्युनिटी में कुछ सियासी लोगों को छोड़ के इस तरह के दुराव की बात कोई नहीं। लोग समाज में रहते थे, मोहल्लों में रहते थे, आपस में बातचीत करते थे, बहस भी करते थे, सारी चीजें करते थे, पर साथ रहते थे और साथ रहने की कोशिश करते। बिल्कुल सही। अब ये जो है इसमें जो फर्क आ गया है, ये बहुत सोचने की बात है। अब ये टारगेटेड कुछ चीजें की जा रही, ठीक है, चाहे मंदिर के नाम पे हो, चाहे मस्जिद के नाम पे हो, चाहे एक एक आदमी के उसकी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है उसको लेकर हो। जैसे आज ही का अगर आप अखबार देखें, यहाँ दो कंट्राडिक्टरी केसेस आए। एक में एक जगह एक आदमी जाके किसी के घर पे
जबरदस्ती एक सैफरन गेरुआ झंडा फहराता है, वो मार दिया जाता है। और जिन्होंने उनको मारा, इस तरह से मारा, वाकई बड़े दर्दनाक रहा है। और उनको जो है, जो भी हाँ, अदालत जैसा समझती है वैसे ही उनको पनिशमेंट देती है। ठीक। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। पर दूसरी ओर अगर आप देखें, उससे कुछ पहले के वक्त का है, एक आदमी ट्रेन पे जाता होता है, साथ में उसका कुछ सामान होता है, और उसको लेकर उस पर कुछ लोग टूट पड़ते हैं, और कहा जाता है उसके पास चूंकि ऐसा मांस था, इसलिए उसको उसकी वहां कत्ल हो जाता है। पर उसके जो मुजरिम हैं वो 10 लोग हैं। हाँ, उनके लिए पुलिस और स्टेट अदालत में एक दरख्वास्त देती है कि हम ये एफआईआर विड्रॉ कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी के। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जब हमें सही। दिखता है, हाँ, तो वहां पे मैं समझता हूं सबसे बड़ी जो है तकलीफ होती है, सबसे बड़ी ठीक। प्रॉब्लम वहां पे है। ठीक है। इसके बिल्कुल। अलावा भी बहुत सारी और बातें हाँ, बहुत होंगी, सारी और बातें हैं लोग जिन पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर सलीम खान साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सलीम खान साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे क्या है ये असल मुद्दे मुसलमानों के इस मुल्क के। चूंकि एक मामला निपटता नहीं, दूसरा सामने आ जाता है, तो वो उलझा हुआ बहुत ज़्यादा है। वक्फ का निपटा नहीं तो बाबरी आ गया, और फिर बाबरी का निपटा नहीं तो फिर जो है वंदे मातरम आ गया, और मुसलमानों के इर्द गिर्द ही सारे मुद्दे घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इसमें कहीं ना कहीं फंसा करके रखने की कोशिश की जा रही है। ये लोग बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के आए थे। मसलन ये कि अच्छे दिन आने ही वाले हैं, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन इनसे ये सब हो नहीं सका। अब इनकी मजबूरी ये हुई कि वो जो है वो वही अपने पुराने कम्युनल एजेंडा की तरफ जाते। और आपने देखा कि हाँ, उसकी शुरुआत हुई वहां से, घर में घुस के मारा। बिल्कुल। पुलवामा का मामला बेसिकली सिक्योरिटी फेलियर था, लेकिन उसका फायदा हो गया। तो जब फायदा हो गया तो इन्होंने कहा कि यार ये तो गाय अच्छा दूध देती है, तो फिर इन्होंने जो है वो बाबरी मस्जिद का फैसला करा दिया, और फिर उसकी शिलान्यास करा दिया। तीसरी चौथी बार हुआ है। उसके बाद फिर इन्होंने कश्मीर का 370 खत्म करा दिया। इनको ये लगा कि ये जो एक ऐसा खेल है कि इसमें हमारी सारी कमियां, हमारी सारी कोताहियां छुप जाती हैं, और इसके जरिए से हम मुल्क की अक्सरियत को जो है वो बेवकूफ बनाकर बार बार वोट ले सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 2014 से 2019 के बीच में सिर्फ एक मसला आया था, वो था 3 तलाक का। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन 2019 के बाद एक बाढ़ आ गई, सही। और बिल्कुल सही। ये इनकी मजबूरी है। लेकिन मसला ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि इन मसाइल में हम तवज्जो नहीं देंगे। हाँ ये जो आपने शुरू में जी। तमहीद में जो बात कही थी, हाँ, मतलब दो तीन तरह इसमें की। हमारे मसाइल हैं, नहीं, तालीम ठीक। वगैरह हाँ वगैरह। हाँ हाँ, देखिए, इंसान सिर्फ रोटी खा के जिंदा नहीं रहता। सही। इंसान इज्जत के साथ जिंदा रहना चाहता। सच बात है। अगर कोई मेरे सामने रोटी फेंक दे, या कोई आदमी मेरे सामने रोटी ला के तमीज से रखे, दोनों सूरतों में दोनों में मेरा फर्क पेट है। वैसे ही भरेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मैं इस बात को पसंद नहीं करूंगा कि मेरे सामने रोटी फेंकी जाए। सही। और अगर कोई मेरे सामने रोटी फेंकेगा तो मैं उसके मुंह पे रोटी फेंक दूंगा, सही। चाहे भूखा रहूं। सही। ये एक इंसानी नफ्सियात है। हर आदमी ये चाहता है। बिल्कुल। रोटी फेंकने वाले के सामने भी अगर रोटी फेंकी जाए तो यही करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों का जो मामला है, हमको साइमल्टेनियस दोनों इश्यूज पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक इश्यू को छोड़ दें, सिर्फ दूसरे को सब कुछ समझ लें, और ठीक। दूसरे को छोड़ दें और हाँ, पहले को सब कुछ पहले को समझ भूल लें। जाए। सही बात है। हाँ, हमारे बुनियादी मसाइल पर काम करते हुए वो सारे इश्यूज जिनके जरिए से हमारी हक तलफी होगी, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और हर जिंदा कौम जो है वो अपने हुकूक के लिए लड़ती है, उसको लड़ना चाहिए। ठीक। और अगर वो नहीं लड़ती हम्म, तो उसकी तालीम और उसकी मुलाजिमत उसके किसी काम नहीं आएगी। बेशक। देखिए, गुलामी जब हम लोग अंग्रेजों के सामने जमाने में थे, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि उस जमाने में बड़ी तरक्की हो रही थी, रेल बिछ रही थी और फला हो रहा था, ढिकना हो रहा था। इसके बावजूद लोगों ने आजादी की जंग लड़ी ना। सही बात है।
वो क्यों थी, वो क्यों सही, कुर्बानी दे कुर्बानियां रहे थे, दी, क्यों बिल्कुल जेल जा सही। रहे थे? पंडित नेहरू सही। तो अंग्रेजों की कैबिनेट में शामिल हो सकते थे, 11 साल उनको जेल में चक्की पीसने की क्या जरूरत थी इतने पढ़े लिखे आदमी सही को? बात है, बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूं कि इज्जत हाँ। और वकार के लिए हर हाँ। किसी को लड़ना चाहिए, सही। अक्सरियत हो, अकलियत हो, हिंदू हुकूक मुसलमान हो के या लिए कोई भी हो। लड़ना चाहिए। सही। लेकिन सारी तवज्जो उस पर मबजूल करने के बजाय हाँ। दोनों महाज पर काम करना चाहिए। ठीक। उन महाज पर भी जो कि तालीमी और दूसरे हैं, और उन महाज पर भी जहां पर के इंसानी हुकूक की पामाली होती है। ठीक। ठीक है। डॉक्टर खालिद रजा खान साहब, क्या देखते हैं आप, ये जो मुद्दे हैं, असल वजह क्या मतलब जो है नज़र आती है? क्या सिर्फ जो है वही वोट की पॉलिटिक्स है, या फिर इसके पीछे कुछ और है, या फिर कहीं मतलब एक ये भी है कि मुस्लिम तबके का जो उसको मोरली डाउन कर देना, वो आवाज़ उठा ही ना पाए, वो बोल ही ना पाए, अपने हक के लिए खड़ा ही ना हो पाए वो? चूँकि इस तरह के प्रयोग पिछले 25-30 साल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रियासतों में हुए हैं और वो कई जगह कामयाब दिखे हैं, तो क्या ये उसी को मतलब जो एक तरीके से रिपीट किया जा रहा है? हमारे जो पहले पैनलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, मैं उनकी बात से भी एग्री करता हूं कि अभी आज़ादी के 78 सालों के बाद भी वो पार्टीशन का दर्द, पार्टीशन का जो हैंगओवर है, पार्टीशन का जो इम्पैक्ट है, वो अभी भी बाकी है। और समाज उन्हीं बुनियादों पर वक्तन फवक्तन बहुत सारे फैसले लेता है, बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उन्हीं बुनियादों पर आते हैं। और आज भी बात कहीं ना कहीं से कुछ भी ऐसा मौका आता है तो कोई पाकिस्तान भेजने की बात कर देता है, कोई यहाँ से देश खाली करके पाकिस्तान जाने की बात कर देता है, तो वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं से वो पार्टीशन मुद्दा रहता है। हम जैसे लोग जो पार्टीशन जिन्होंने न देखा न उसका बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट, हम तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग उन्होंने पार्टीशन के बाद बहुत बाद में पैदाइश हुई है, लेकिन हम लोगों ने जब होश संभाला तब हम लोगों को वो पार्टीशन का इम्पैक्ट हम लोगों ने भी झेला, हम लोगों ने वो पढ़ा लिखा और आम जिंदगी में, प्रैक्टिकल जिंदगी में उसका इम्पैक्ट आज भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, हर जगह जो माइनॉरिटी होती है, चाहे हमारे यहाँ हो या अगर हम जर्मनी की भी बात करें, तो माइनॉरिटीज को हाशिए पर कैसे ढकेलना है, पुश टू द वॉल कैसे करना है, और उनको उसके लिए एक अलग तरह की स्ट्रेटजी होती है। मुझे लगता है कि उसी तरह की स्ट्रेटजी एक खास फोर्सेज यहाँ अपनाती रही हैं वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ रियासतों में, जैसा कि आपने कहा ये एक्सपेरिमेंट होता रहा है। और कुल मिलाकर के वो ऐसा लगता है ये एक फॉल्स नोशन है जिसके तहत जो पार्टियां जो इस तरह की हुकूमत में आती हैं उनको लगता है कि वो हमेशा हुकूमत में रहेंगी, इस तरह के फॉल्स नोशन पर काम करके लोगों को गुमराह करके कि देश खतरे में है। और देश किससे खतरे में है? तो मेजॉरिटी खतरे में है, यानी देश का हिंदू खतरे में है। तो देश का हिंदू जब 78-80% देश में हिंदू हैं, तकरीबन 80%, तो वो कैसे खतरे में है मुझे समझ में नहीं आता है। और ये भी फील करने की बात है सबको, अगर होश के नाखून लें तमाम लोग, जो आम जनता है, तो उनको ये समझ में आएगा कि हिंदू खतरे में नहीं है। तो यहाँ पर मामला यह है कि हुकूमत जो है वो अवाम को चुनने लगी है और अवाम जो है वो हुकूमत को नहीं चुन रही है। अब उल्टा मामला हो गया है, हुकूमत अवाम को डिसाइड करना क्या। जी, हुकूमत तो ये खेल जो है उलट चुका है डेमोक्रेसी में। अच्छा, मजे की बात यह है कि 2-3 सूबों के चीफ मिनिस्टर खुल करके पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी या कहीं मीडिया हाउस में जब कोई बड़ी मतलब जो है वो चर्चा होती है उस पर भी बहुत खुल करके बोलते हैं, एक कम्युनिटी के लिए बहुत खुल करके बोलते हैं कि इन्हें आप कितना भी पैसा दे दो, मतलब यानी पैसे का मतलब ये जो 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डले हैं, इन्हें 10 हज़ार के बजाय 1 लाख दे दो, इनके लिए कुछ भी योजनाएं चला दो, कोई स्कीम चला दो, कुछ भी कर लो, ये आपको वोट नहीं देंगे, तो फिर इनके बारे में सोचना क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो मेजर इश्यूज हैं, अगर आप डोमेस्टिक इश्यूज पर जाएं, बेरोजगारी का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, पेट्रोल की कीमतों का मामला हो, महंगाई उसी पर डिपेंडेंट है, महंगाई का मामला हो, तो तमाम मामला पर अवाम महसूस करती है कि वो क्या झेल रही है। या और अगर हम
फॉरेन फ्रंट पर बात करें तो वहां भी हमारी क्या शबीह रही है। हम जरूर इस बात का, जिसको कहते हैं कि दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु होंगे, लेकिन हम विश्व गुरु कैसे होंगे जब हमारे रेलवे की व्यवस्था अब नहीं, आज तक नहीं सुधर पाई। आज भी अगर आप रेल में चलिए तो आपको लगता है कि जिंदगी अजीरन है, सफर जो है रियली अंग्रेजी वाला सफर हो जाता है, हिंदी का उर्दू का सफर जो है अंग्रेजी का सफर करने वाला मामला हो जाता है। और हम जापान और चीन और दूसरे ममालिक से मुकाबले की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और जहां वहां सेकंड मिलाकर ट्रेन आती है, अगर एक से 2 सेकंड या 6 सेकंड ट्रेन लेट हो जाए तो उसके लिए रेलवे को माफी मांगनी पड़ती है, और हमारे यहाँ 10 घंटे 12 घंटे ट्रेन लेट हो जाए इसकी आप ट्विटर पर रेलवे मिनिस्टर को, रेलवे मंत्रालय को आप करते रहिए अपनी शिकायत, लेकिन आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसे में हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तो इन्हीं सब इश्यूज को से अटेंशन अवाम का हटाने के लिए, कि अवाम जो है इन इश्यूज पर नए, अवाम को एक तरह का जहर देने की कोशिश, जो स्लो पॉइजन है, जो कम्युनलिज्म की शक्ल में है, उसको तमाम इस तरह के मेजर इश्यूज को हटाने के लिए स्लो पॉइजन देने की कोशिश। और स्लो पॉइजन, जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन एक जहर है, एक ऐसा नशा है जो सच चढ़ के बोलता है, सही, एक ऐसा नशा है जो सच, उसके आगे कुछ भी किसी को नजर नहीं आता है। वही नशा जो है वो धीरे धीरे इंजेक्ट किया जा रहा है कम्युनलिज्म की शक्ल में। मोहम्मद सलमान साहब, आपसे भी मैं इस पूरे मामले पर कमेंट चाहूँगा कि ये जो असल इश्यूज़ हैं, मुस्लिम तबका, मतलब ये भी सच है कि वक्त वक्त पर जो है अपनी आवाज़ भी उठाता है, मगर जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर भी वो है, मतलब उसके ऊपर भी पूरा जोर है। मगर फिर सोशल मीडिया का हम जिक्र करें या फिर उसको देखें तो वहाँ पर जो है वो गुस्सा भी नज़र आता है मुस्लिम यूथ का, और कई ऐसे मुद्दों पर जो है वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है, जिसका फिर वो नफ़े नुकसान तो होते हैं देखिए हर एक चीज़ का। और सियासी पार्टियां शायद उसमें रहती हैं कि ये कब ओवर रिएक्ट करें और कब हम जो है उसको फिर सियासी तौर पर उसको भुनाएं। तो ये जो तमाम सारे मुद्दे हैं, और मतलब जो है वो ऐसा लगता है कि मुसलमान इन तमाम मुद्दों के बीच में ही उलझ करके फंस करके रह गया है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन नज़र आता है। क्या लगता है आपको, क्या इनसे बाहर नहीं निकल पाएगा मुस्लिम तबका? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की आजमाइशें और चैलेंजेस मुसलमानों के सामने हैं, उसमें कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि ये बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि जब बड़े चैलेंज का मुकाबला आप करते हैं तो उसमें जो बाज़ गलतियां हो जाती हैं, और उस हवाले से ये कहा जा सकता है कि बाज़ मामलात में मुसलमानों ने ओवर रिएक्ट किया, बाज़ मामलात में मुसलमानों को जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी ओवरऑल अगर मुसलमानों के लाही अमल को देखा जाए, जिस सब्र का मुजाहरा वो कर रहे हैं, जिस हिकमत का मुजाहरा वो कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी के साथ वो काम कर रहे हैं, उसमें बहुत से खैर के पहलू हैं। हो ये जाता है कि हम समाज को देखने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो पूरे समाज का रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसका आईना नहीं होता, बल्कि समाज के एक छोटे से सेक्शन को, जहां उसको उस प्लेटफॉर्म पर एक्सेस मौजूद है, विजिबिलिटी मौजूद है, वो उसको दिखाता है। तो अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको नजर आए कि मुस्लिम डिस्कोर्स एक डायरेक्शन में है, हाँ। लेकिन अगर आप जमीनी सतह पर देखेंगे तो ये महसूस होगा कि मुसलमानों का डिस्कोर्स जो है वो उससे हटकर भी है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन जिस तरह अलग अलग कम्युनिटीज से, ग्रोहों से कुछ गलतियां हो सकती हैं, वैसी कुछ गलतियां, बाज स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स मुसलमानों से हुई भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल आप देखेंगे कि रिसेंट पास्ट के भी जो मुद्दे देखें, जिस तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश हुई, जिस तरीके से डराने की कोशिश हुई, जिस तरीके से गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश हुई, उसके बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी का जो पूरा रोल रहा वो बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा, बहुत पॉजिटिव रहा। इक्का दुक्का वाकया तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मुल्क है, 20-25 करोड़ की आबादी है, उसमें कुछ लोग तो जो है वो कुछ गलतियां करेंगे, और वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं है, बल्कि वो आप जितने समाजों को देखें, जितने तबकात को देखें, हर जगह आपको ऐसे कुछ एलिमेंट्स नजर आ सकते हैं। लेकिन ये कि उनके किसी अमल को, उनके किसी ओवर रिएक्शनरी अप्रोच को पूरी कम्युनिटी का अप्रोच समझना वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। बात ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि जहां तक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, या जो इदारों की बात है, या जो असल मुद्दे जिसकी तरफ आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस पैमाने पर भी मुसलमानों की ग्रोथ अच्छी है। अक्सर ये है कि हम खुद अपनी पॉजिटिव स्टोरीज को पेश नहीं कर पाते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा ले लीजिए, हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का डेटा ले लीजिए,
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सर्वे कर लीजिए, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स का सर्वे कर लीजिए, तो हर जगह मुसलमानों के इनरोलमेंट में, उनकी शिरकत में इजाफा नजर आएगा। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां ये कहा जा सके कि 20 साल पहले मुसलमान जहां खड़ा था अब उससे पीछे हो गया है। हाँ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जहां बात है वहां तो ये बात कही जाएगी कि पहले एमपी ज्यादा थे, कम हो गए, बहुत सी स्टेट्स में एमएलए ज्यादा थे, कम हो गए। तो जहां तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मामला है वो जरूर पीछे हुआ है, लेकिन उससे हटकर मैं समझता हूं कि चाहे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, चाहे वो हायर एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो जेंडर के हवाले से लड़कियों का तालीम में आगे बढ़ने का मामला हो, तमाम की तमाम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और डेटा ये कहता है कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ है। तो मैं समझता हूं कि जहां हमारे इमीडिएट मसाइल हैं हम उनको एड्रेस करें, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिटी को ये बताते भी रहें कि जो लॉन्ग टर्म हमारा इन्वेस्टमेंट जिन फ्रंट्स पर होना चाहिए उस पर हमारी तवज्जो रहे, और दूसरा उसमें जो हम अचीव कर रहे हैं वो भी हम लोगों को बताएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये देखिए, चूंकि ओवर रिएक्टिव का मामला आया था और डॉक्टर सलीम खान साहब, और चूंकि ये इशू इसलिए आया, और बहुत सारे पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिनका एक्शन का रिएक्शन जो है वो होता है। अच्छा, ये एक्शन का रिएक्शन 2002 वाले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बातों की बात हो रही है, चूंकि वहाँ पर भी यही कहा गया था कि एक्शन का रिएक्शन, सच्चाई क्या है वो खैर एक अलग कहानी है। अभी ये हुआ कि बाबरी मस्जिद का मामला आया तो फिर पता चला वेस्ट बंगाल में एक कोई साहब हैं एमएलए, उनको पार्टी से भी हटा दिया और उन्होंने एक बड़ा हंगामा किया, और उसका नतीजा ये हुआ, कितना उन्होंने बाबरी किया कि मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, कि उसका नतीजा ये हुआ कि देश भर में उसके ऊपर ना सिर्फ चर्चा हुई बल्कि ये मैसेज गया कि मुसलमान आज भी बाबर को ही अपना एक तरीके से मतलब आइडियल मानते हैं। और मुझे लगता है कि मुसलमानों को ये बात बहुत क्लियरली समझ में आती है, या मुसलमानों का आइडियल वो किसी भी लिहाज से नहीं हो सकता, ना तो वो पॉलिटिकल लीडर है या फिर आइडियल है, ना ही फिर वो सामाजिक जो है कोई आइडियल हो सकते हैं, या फिर मजहबी आइडियल भी वो मुसलमानों का नहीं है। बाबर की बात मैं कर रहा हूँ, तो फिर उसके नाम की बाबरी मस्जिद जो है फिर वो क्यों, मतलब कि भाई मुर्शिदाबाद में बनाई जाएगी या कहाँ बनाई जाएगी। उसका असर उत्तर प्रदेश में या फिर अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिला। बड़े बड़े लीडर्स की बाइट्स भी आई, मतलब उनके बयान भी सुनने को मिले, और ये भी सुनने को मिला, ये भी देखने को मिला कि कुछ लोग इश्तिहार जो है वो बाबर के नाम का फिर वो टॉयलेट पर चिपका रहे हैं, और ना जाने क्या क्या हो रहा है। और पूरा देखिए, मुर्शिदाबाद में मामला हुआ, एक एमएलए है, उसको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, मगर उसका खमियाजा देश भर के तमाम मुसलमानों को जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग शक्ल में देखने को मिल रहा है या फिर चुकाने को मिल रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये अपने ही कई बार लोग जो हैं अलग अलग मामलों में उलझा करके रख देते हैं। सियासतदान तो ये सब करेंगे जी, और इसमें अपने पराये की कोई तफरीक नहीं है। हाँ, ठीक। तो अगर किसी ने कह दिया कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बाबरी के नाम मस्जिद बाबर के नाम से मस्जिद बनाऊंगा, तो इसमें कोई बात नहीं, उसका हक है, मस्जिद बनाता है, चाहे जिसका नाम रखे। हिंदुस्तान में कई शासक और लोग गुजरे, तो अगर शिवाजी के नाम का कोई जो है वो स्कूल बन सकता है, मंदिर बन सकता है, या किसी और नाम से बन सकता है। देखिए, बाबरी मस्जिद के 1992 से पहले किसी ने बाबरी मस्जिद नहीं बनाई, लेकिन जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो बाबरी मस्जिद एक सिंबल बन गई कि अगर आप बाबरी मस्जिद को तोड़ेंगे तो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इस बात को आप समझिए। मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो आदमी बीजेपी के टिकट पे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुका है, नड्डा के साथ उसकी तस्वीरें हैं, मैं उसकी हिमायत नहीं करता। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है सिंबॉलिकली कि ठीक है, हमारी मस्जिद आपने वहां गिरा दी लेकिन हम उसी नाम से दूसरी जगह मस्जिद बनाएंगे, हाँ। तो ये उसको कोई मना नहीं कर सकता। इसके लिए कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। जहां तक लोगों की मुखालिफत का सवाल है, आप कुछ भी नहीं करें, आप जाके किसी पाताल में छुप जाएं, पूरी 20 करोड़ मुसलमान, तो भी जो है ये होता रहेगा। पंडित नेहरू के इंतकाल को इतना साल हो गया है, आपने देखा पार्लियामेंट सेशन में क्या हुआ। आज भी उन्हीं को जो है बहुत सारी चीजों के लिए दोषी ठहराते हैं। इसको इससे मत जोड़िए कि चूंकि उसने किया और इसकी वजह से ये हो रहा है, इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आपने पहले सवाल किया था। जी, सवाल यह है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग जब ये कहते हैं कि इनको कितना भी पैसा दो, ये हमको वोट नहीं देंगे इसलिए वोट मत दो, तो ये मुसलमानों के खिलाफ बयान नहीं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उनको पैसे देते हैं ताकि वो हमको वोट दें। क्या ये किसी खुददार इंसान के साथ इस तरह की बात, अगर कोई मुझसे कहे कि मैंने तुमको 10,000 रुपए इसलिए दिए ताकि तुम मुझको वोट दो, मैं 10,000 रुपये उसके मुंह पे फेंक दूंगा।
नहीं, आप तो अब वो फेंक हिंदू दोगे। कम्युनिटी के बारे में ये कहता है। बात आपकी और मेरी नहीं है ना, आप तो फेंक दोगे। मगर वो महिलाएं, नहीं, वो नहीं, औरतें जो मतलब बेरोजगारी का भी शिकार है, जिनके घर में मतलब खाने को पैसा नहीं होता, लेकिन ये उनका उनके घर इंसल्ट है अगर पैसा पहुंचता है तो जाहिर है उनका तो उसका असर देखने को भी मिला मध्य भाई। प्रदेश देखिए, में, ये आप महाराष्ट्र जो में, है अब बिहार वो में। पहली बात तो पैसा हाँ, अपनी जेब से नहीं दे रहे, हाँ, पैसा सरकारी खजाने से इसको दे रहे। कौन, इसको आम आदमी कहाँ और समझता पैसा है? खजाने से आप हाँ, दे रहे हैं, हाँ, तो आपको ये कहने का हक नहीं है कि हम उसको पैसा देंगे जो हमको वोट देता है, सही, और हम उसको पैसे नहीं देंगे जो हमको वोट नहीं देता है। अगर आप ये कहते हैं तो आप जो है वो उस आदमी का इंसल्ट कर रहे हैं जिसको आप पैसा दे रहे हैं, और आप अपने बारे में ये बता रहे हैं कि हम पैसे की रिश्वत दे के वोट ले रहे हैं। ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि इस मामले को इस जाविये से देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम बार बार ये कहते हैं, और सही भी है, कि बीजेपी हमको उलझाती है। लेकिन सही बात यह है कि बीजेपी तो भी तो मुसलमानों में उलझी हुई है। बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते, बीजेपी मुसलमानों का भला नहीं करना चाहती। अरे भाई, जो लोग वोट देते हैं उनका तो भला करे। 80 करोड़ लोगों को आपने मजबूर कर दिया कि वो 5 किलो अनाज लेके आपसे जिंदा रहें, और मुल्क के अंदर बेशुमार बेरोजगारी, बेशुमार महंगाई, बेशुमार मसाइल, अभी इंडिगो का इतना बड़ा मसला चला। तो मैं ये बोलता हूं कि ये लोग बजाय इसके कि जिन लोगों से वोट लेके आए उनका कुछ भला करें, मुसलमानों में उलझे हुए हैं। तो जो हिंदुस्तान की आवाम है उनको, उनके सामने ये शिकवा शिकायत करना बंद कीजिए कि ये लोग आए दिन हम पे हमले करते हैं। आप उनको ये बताइए कि ये हम पर हमले करके आपको बेवकूफ बनाते हैं जी। आपसे जो इन्होंने वादा किया था वो इन्होंने पूरा किया या नहीं किया, ये पूछिए। और अगर नहीं किया है तो इनको रास्ता दिखाइए बाहर जाने का। ठीक है। तो जब आप ये बात हिंदुस्तान की अक्सरियत को समझाने में कामयाब होंगे, हाँ, तब आपको इनसे नजात मिलेगी। और आप जितना रोते धोते रहेंगे कि ये हमारे लिए ये मसला पैदा करते हैं, ये हमारे लिए ये मसला पैदा करते हैं, उतना जो है इनका इख्तिदार और इनकी सत्ता जो है वो मजबूत होती है। शिवाजी सरकार, देखिए जो मामले हैं जिनका जिक्र किया, चाहे वो बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला हो, ये बात तो ठीक है कि भाई आपने लोगों के जहन में ये बात रहती है, मगर वो भी ऐसे वक्त में याद आया उनको भी जो मतलब मुर्शिदाबाद में है हुमायूं कबीर की, जब इंतखाबात का वक्त हो, इलेक्शन का वक्त हो, और उन्होंने कह भी दिया कि अच्छा, एक तो सनक जो है वो बहुत सारे मुस्लिम लीडर को ये चढ़ गई है कि मैं ओवैसी बनने की राह पर हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट बंगाल का ओवैसी हूँ। अब ओवैसी क्या है, मतलब क्या वही सारी लीडरशिप उन्हीं के पास है मुसलमानों की, क्या सारे मतलब मसीहा वही है मुसलमानों के, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब मेरा सवाल ये है कि देखिए शिवाजी सरकार की जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को, चाहे वंदे मातरम का मुद्दा हो या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया उसकी मुखालफत हुई, फिर वो एक्ट बन गया उसकी भी मुखालफत हुई, और अभी हमने देखा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के और बहुत सारे नुमाइंदे मिले किरण रिजिजू से। तो मीडिया जो है वो इस मामले को, चाहे वंदे मातरम का मामला हो या फिर दूसरे मुद्दों पर सरकार की पॉलिसीज़ की मुखालफत, उसे जो है वो देशभक्ति से जोड़ करके देखती है या फिर उस आईने से देखती है और उसको इशू बनाती है कि ये तो देशभक्त ही नहीं है, ये तो हर बात का विरोध करते हैं, हर बात का विरोध करते हैं। तो ये मीडिया का रोल भी अपना बड़ा अहम है और मीडिया का इम्पैक्ट भी है, वो भी ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया का इम्पैक्ट है। वो जो बताते हैं लोग उसको सुनते हैं और उसके ऊपर जो है फिर वो जब एक झूठ को 100 बार बोला जाता है वो सच लगने लगता है। इसको आप कैसे देखते हैं, ये नैरेटिव जो तैयार किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके से कि ये देशभक्त नहीं है, हर मामले में ना ना ना, हर मामले में इनकार और हर मामले में एक तरीके से सरकार से पंगा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कई मुद्दे अच्छे उठाए जी। ये मुद्दे समाजी भी है, सियासी भी। जी। हुमायूं कबीर जो है उसको बंगाल के लोग जानते हैं, परे पास के। जी। बाबरी मस्जिद के लिए जो मैं समझता हूं कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको करना चाहिए। हाँ। हुमायूं कबीर ने 50 करोड़ उठा लिए, लोग कहते हैं और भी ज्यादा उठाए बाबरी मस्जिद के। और मुर्शिदाबाद में कभी बाबरी मस्जिद था नहीं, वहां पे बाबरी मस्जिद वो बना के क्या करेंगे हमें नहीं मालूम। और दूसरी चीज, न तो मुसलमान न हिंदू, हाँ। 1992 के 6 दिसंबर के जो घटना घटी, लोग भूल जाते हैं कि वो रामलला का मंदिर था। किसी हिंदू के लिए, किसी हिंदुस्तानी के लिए वो रामलला का मंदिर, सही स्ट्रक्चर कोई भी रहा हो। सही। आपने तो मंदिर तोड़ा, हम क्यों नहीं कहते आपने मंदिर तोड़ा? आपने मंदिर तोड़ के हमारे रामलला को हमसे छीन लिया। और
मंदिर अकेले की वही मंदिर नहीं तोड़ा, उसके बाद बनारस में 500 से ज्यादा मंदिर तोड़ा, अयोध्या में, चित्रकूट में, विंध्याचल में 150 से 200 मंदिर एक एक जगह तोड़ डालिया, उज्जैन में तोड़ डाल। अभी कई दिनों पहले दिल्ली में झंडेवाला में आपने मंदिर तोड़ दी। आपकी आस्था ना मंदिर में है ना मस्जिद। आपकी जो आस्था है कुछ व्यापारियों के भला करने के लिए हर काम करने का। अयोध्या में आपने मंदिरें तोड़ी या बनारस में मंदिरें तोड़ी, वहां पे आपने एक ही स्टेट के कुछ व्यापारियों के होटल बनवा दिए, दुकान बनवा दी, मॉल बनवा दी। बनारस के वहां के लोग कहते हैं आपने टॉयलेट बनवा दी। आप तो जमीन जो है कब्जा करने का काम करते हैं। और ये हम कहते नहीं, हिंदू हो या मुसलमान हो सबके लिए मुद्दा एक ही है कि इस वक्त जो है किसी भी तरह से जमीन पे कब्जा करो, आपके जायदाद पे कब्जा करो। बिहार में जिस तरह से हर शहर में बाजारें तोड़ी जा रही, क्यों? क्योंकि बड़े मॉल बनेंगे, और बड़े मॉल बनेंगे तो बड़ा पैसा लगाएगा और बड़ा पैसा हमें भी देगा। हम ये जो फरेबबाजी हो रही है इसको नहीं समझ। हुमायूं कबीर की फरेबबाजी को हम नहीं समझ। हुमायूं कबीर कभी बीजेपी में रहता है, कभी आज तृणमूल में, पता नहीं वो बीजेपी में है कि तृणमूल में, पर वो अपने गड़बड़ियां किसके इशारे पे कांग्रेस में रहे, फिर बिल्कुल कांग्रेस में भी रहे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर तृणमूल में आ गए, बाहर निकाल दिया। आगे जो कह रहे हैं मैं एआईएमआईएम के साथ जाऊंगा। सही, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। हाँ, देखिए बातें खुल के हो रही है, होनी भी चाहिए। हाँ, मैं हमारे घर के आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहां जब जाता हूं और जाके मैं देखता हूं कि हमारा इलाज करने के लिए कश्मीर का एक डॉक्टर मोहम्मद आ रहे हैं और बड़ा अच्छा मेरा इलाज कर रहे हैं। हमें उनके साथ उनके जो पैरामेडिक्स हैं, जिनके पिताजी जो हैं कहीं लुधियाना में उनके कपड़े का व्यापार है, गारमेंट्स का व्यापार है, वो बाकी पैरामेडिक्स का काम कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर रहे हैं। हाँ। हमें उसका इलाज कराने में कोई गुरेज नहीं होती। में खुशी होती है कि एक कम्युनिटी आगे बढ़ गई। हम जब उनसे बात करते हैं तो वो भी कहती है साहब हम इंजीनियरिंग में जाके क्या करते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम इधर आ गए। ये एक सोच है कि इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, दूसरी जगह जाने पर हमें नौकरी मिलेगी। मैं समझता हूं कि ये उस समाज की खुली सोच को दिखाता है। तो इस खुली सोच के साथ साथ मैं समझता हूं एक सबसे बड़ी चीज जो हिंदुस्तान में हुई है, देखिए हिंदुस्तान में जैसा भी रहा हो, कांग्रेस बहुत खराब था, अच्छा था, बुरा था, मैं उस पर नहीं जा रहा, पर कांग्रेस के जो उसके जो अप्रोच था वो सबको साथ लेकर चलने का, सबका ख्याल रखने का। अभी किसने जिक्र किया कि पैसे दिए और वो कर दिया, या उसका काम हम क्यों करें। मैं खुद कह रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट था एक कांग्रेस के लीडर के हम जाया करते, उनके यहाँ एक दिन बिल्कुल ही ऑपोजिशन पार्टी के कोई लोग आए और उनसे आके कुछ काम के लिए उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है जो होगा हम करेंगे। तो मैंने जब वो चले गए तो मैं उनसे पूछा कि आपने कैसे कर दिया, ये तो आपके हर वक्त खिलाफ करते हैं, ये तो आपको गालियां देते रहते। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। आज हम उनका काम करें, कल वो मेरे साथ आ जाएंगे। ये जो खुली सोच है ये हमारे पास। तो हमें जरूरत क्या है, मैं जो इशारा कर रहा हूं वो समझने की जरूरत। हिंदू और मुसलमानों को जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी बनी हुई है, उनसे निकल के साथ आकर एक नया हुकूमत बनाने के लिए नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, जिसमें कि मजहब की बात, मतलब हमारे घर की बात है, हमारी इबादत की बात, हम कैसे इबादत करते हैं, ये तो मजहब है। आप अपनी तरह से कर रहे होंगे, बैठ के कर रहे होंगे, हम खड़े होके कर रहे हैं, कि मतलब क्या सी बात है। पर उसको लेके अगर हम सड़क पे आके लड़े तो आप क्या खा रहे हो, अरे हमारी मर्जी, हम जो अच्छा लगता है हम खाएंगे, खाना तो अपनी रुचि से ही खाएंगे ना, हमें जो अच्छा लगेगा वो खाएंगे। तो ये सारी चीजें जब आप करते रहेंगे और आपके इसका फायदा लोग उठाते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करके जो व्यापारी है वो सारा हिंदुस्तान को कब्जा करते रहेंगे। और यहाँ तक कि लोग तो आज कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो एक नेशनल सेठ भी है और वो जो है अपने एक प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट कर लेता है, यहाँ तक कि मजाक की बात होती रही। तो ये मजाक अपनी जगह सही है, पर ये जो बात अगर सही है तो बहुत खतरनाक। बिल्कुल ठीक है। तो हमें आवाम को देखिए दोनों तरफ के आवाम के ये सोच के चलना पड़े कि हमें बांटने की कोशिश जो कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं,
मिसाइल पे मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मिल्लत नहीं पे मसाइल बात पे, नहीं हो हाँ रही। मिल्लत के मसाइल पे बात नहीं हो रही, वो जानबूझ करके कर रहे हैं, ये तो सच है इसमें, लेकिन समझना पड़ेगा। अब बात ये है कि लोग मतलब ये भी सच्चाई है कि जब इलेक्शन आते हैं, इंतखाबात आते हैं, तो उनके जहन में ये रहता है, उनको ये बताया जाता है कि यही पार्टी है, जैसे अभी खालिद रज़ा खान भी कह रहे थे कि यही पार्टी है जो आपको बचाएगी, आपको खतरा है। खतरा किससे है? वो माइनॉरिटी से है। मतलब ये मजे की बात है कि 14% से खतरा है 80% माइनॉरिटी को। को खतरा मेजोरिटी से, मेजोरिटी को खतरा माइनॉरिटी से। तो यही है, कोई कुछ किसी से खतरा, कोई किसी से खतरा सवाल बताता यह रहता है, ये सच इसलिए है। माइनॉरिटी और मेजोरिटी कुछ नहीं है, सब आवाम आवाम है, वो सही। दोनों तरफ से कट रही है, सही। उसको अपनी हिफाजत के लिए हाँ। इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। मोहम्मद सलमान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ भी नया नहीं है और सारे वही बातें हैं जो एक पार्टी के एजेंडे का हिस्सा हैं या एक संगठन के एजेंडे का हिस्सा है। अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लागू किया जा रहा है। 2019 तक उनकी रफ्तार कम थी, शायद देखा गया, टेस्ट किया गया कि क्या है, कैसे है, कितने मतलब रिएक्शन आता है, मगर अब रिएक्शन का भी कोई असर नहीं है। वो तमाम चीज़ें देख ली और मैनेजमेंट जो है वो तमाम दुनिया जानती है कि मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे फिर वो कोरोना का मामला हो, या फिर जो है वो जब किसान आंदोलन पर बैठे। अब जब उन तमाम चीज़ों को मैनेज कर लिया गया, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, तो फिर मुस्लिम तबका जो है वो कौन सी बड़ी चीज़ है, उसे भी मैनेज कर लिया जाएगा। तो आई लव मोहम्मद लिखोगे, उसके ऊपर हंगामा मचेगा और फिर जो है वो जुमे के दिन आप अगर मेमोरेंडम देने जाओगे ज़िला कलेक्टर को, तो पता ये चलेगा कि मतलब उसकी कोई वीडियो नहीं है, ना कोई सबूत है दंगे के, कुछ भी नहीं है। बहुत क्लियरिटी के साथ वो लोग जा रहे थे। अच्छा, कोई नारा लगाएगा तो लगा सकता है, कोई, ये तो आज़ादी है ना इस मुल्क की। मगर नतीजा ये हुआ कि मौलाना तौकीर रज़ा अभी तक जेल में है। नतीजा ये हुआ कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उनके करीबी रिश्तेदार, उनके करीबी लोग, उनके जानने वाले, उन तमाम की जो है जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको बुलडोज कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। तो अब इनसे भी बचना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है, मगर आवाज़ कैसे उठाई जाए, किस अंदाज में उठाई जाए, क्या लाए अमल तैयार किया जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ये भी देखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपके रहनुमा, चाहे वो मिली रहनुमा हो, मजहबी हो, सियासी हो, अगर वो मतलब एक एक करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा, तो फिर आपकी बात कौन रखेगा, कौन उठाएगा, आगे कौन हिम्मत करेगा? फिर टारगेट पे हैं आप। अब टारगेट से कैसे निकलना है, क्या रास्ते इख्तियार करने हैं, ये भी मेरा ख्याल के कम्युनिटी के लोगों को ही सोचना है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए कि सच बोलना एक चीज है, सच के लिए आवाज उठाना एक चीज है, लेकिन अगर आप सच के लिए ऐसे आवाज उठा रहे हैं कि वो फायदा देने के बजाय नुकसान दे, तो उस आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। हिकमत इसी को तो कहते हैं ना। ये नहीं होता कि आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो अच्छा नतीजा हासिल करने के लिए आप गलत काम करने लग जाएं। तो जो गलत लोग हैं वो तो मुस्तकिल कोशिश ही ये करते हैं कि आप गलती नहीं करेंगे तब भी सजा देंगे, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो उनको मजीद बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल। तो हम ये कहकर तो नहीं छूट सकते हैं कि हम चाहे करें नहीं करें हम पर जुल्म होगा। जाहिर सी बात है कि आप करें नहीं करें। हिंदुत्व का जो नजरिया है, चूंकि वो इस्लाम, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से और एक अदर एनिमी से ऑब्सेस्ड होकर है, इसलिए चाहे कुछ हो ना हो वो तो बहाने तलाश करेंगे। लेकिन एज ए कम्युनिटी तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी तरफ से कितना बेहतर रिस्पांस उसको दे सकते हैं, कितनी बेहतर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हमारे जरिए से कम उनको कोई मौका नहीं मिले। तो मैं समझता हूँ कि और खुद का भी नुकसान कम हो, मुसलमानों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सही। और उस सिलसिले में बहुत सी चीजें हैं। आपने जो कहा ना कि वे आउट क्या होगा, तो मैं समझता हूँ कि दो फ्रंट्स पर काम हो सकता है। एक तो ये है कि ये जो हिंदुत्व का पूरा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इस बुनियाद पर काम कर रहा है कि मुसलमानों और दीगर कम्युनिटीज के दरमियान एक खाई पैदा कर दी जाए। हर सतह पर दोनों के दरमियान जो बातचीत के, संवाद के माहौल को खत्म कर दिया जाए। और जितनी ये दूरियां होंगी उतना ज्यादा गलतफहमियों के पनपने का, नफरत के फैलने का, सांप्रदायिकता के बढ़ने का इम्कान होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक तो जो इमीडिएट काम मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सबको मिलकर करना चाहिए वो ये कि सियासी सतह पर जो डिस्कोर्स हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन सामाजिक स्तर पर, समाजी सतह पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से इंगेज हों। और वो इंगेजमेंट हमारा सिर्फ मजहबी मुद्दों पे होना जरूरी नहीं है। एयर पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, हजारों सिविक इश्यूज हैं। इन सिविक इश्यूज पर अवाम, बहसते अवाम एक दूसरे के साथ आए, इंगेज हो, डिस्कशन हो। तो मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर ये दूरियां कम होंगी। सही, एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर जो है इन इश्यूज के ऊपर भी आवाज उठाना, बात करना बेहद जरूरी है। क्योंकि और दूसरी एक छोटी सी बात वो ये कि इसके अलावा एज ए कम्युनिटी मैं समझता हूं कि 3 फ्रंट्स पर हम खास तौर पर काम करें। एजुकेशनल कैपेसिटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स
कोई भी समाज जो है वो इन 3 फ्रंट्स पर जब तक आगे नहीं बढ़ता वो आगे नहीं आ सकता। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप तालीम में आगे बढ़ते हैं तो माशी तरक्की के रास्ते हमवार होते हैं, माशी तौर पर मजबूत होते हैं तो सियासी कुव्वत मिलती है, सियासी कुव्वत मिलती है तो समाजी असर बढ़ता है, समाजी असर बढ़ता है तो फिर तालीम में आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ तो मुसलमान लार्जर इंडियन सोसाइटी से इंगेज होने की, कम्युनिकेट करने की, उनसे घुल मिलने की, और दूसरी तरफ लार्जर समाज में उसकी कोशिश करें, और दूसरी तरफ विद इन कम्युनिटी हम तालीम, मईशत और सियासत, इन तीनों में अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे कैसे मजबूत कर सकते हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस के जरिए से, छोटी छोटी कोशिशों के जरिए से, उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर खालिद रजा खान साहब, देखिए मीडिया का रोल जो है वो अब आप समझ सकते हैं कि क्या मीडिया का रोल रह गया है और वो क्या रोल अदा कर रहा है, होना क्या चाहिए था मगर अदा क्या किया जा रहा है। और उसने भी एक तरीके से पूरी ही कम्युनिटी को मतलब कोशिश की गई है एक रंग में रंगने की, और विलेन बना करके पेश किया जाता है। और विलेन बनाता किस लिए? इन्हीं तमाम मुद्दों की वजह से, चाहे वो लव जिहाद हो या फिर मतलब जो है वो सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज़ हो, आतंकवाद हो, या फिर ये जो इतना भी चल रहा है, मतलब हर एक मुद्दे पे, चाहे वो मतलब वंदे मातरम का मामला हो, हर एक मुद्दे पर वो आपको ही पकड़ता है, आपकी ही पकड़ होती है, या एक कम्युनिटी की पकड़ करते हैं वो, और उसको विलेन बना करके मतलब पोर्ट्रे किया जाता है। ये क्या है, मतलब इसको कैसे देखते हैं, और क्या इससे निकलने के भी कुछ रास्ते हैं? क्योंकि शिकायत तो बहुत है मुस्लिम तबके को कि भाई वो मीडिया हाउस हमारे खिलाफ ये कर रहा है, मगर मुस्लिम तबके की तरफ से बहुत सारे इकदाम जो उठाने की जरूरत है शायद वो नहीं उठाए गए। तो आप इसे कैसे देखते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत सारी मजबूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ से गाइडेड होता है, कैसा गाइडेड होता है? अभी हालिया दिनों में आपने भी एक खबर देखी होगी कि कौन एक साहब हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया, जिनको हटा दिया गया एक अहम ओहदे से। एक काफी एक पावरफुल इदारा है, वहां से उनको क्यों हटाया गया, और वो क्या करते थे, मीडिया में उनका क्या रोल होता था, मीडिया को वो क्या डिक्टेट करते थे, क्या डिक्टेशन देते थे, कैसे मुद्दा तय करते थे, कौन गेस्ट आएगा, कौन पैनलिस्ट होगा, इस तमाम चीजें कहाँ से तय होती थी। और मीडिया के जो मीडिया हाउस के, जो कॉर्पोरेट मीडिया के जो ओनर्स हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि वो उन डिक्टेट्स को फॉलो करें। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया एक खास तरह का एजेंडा चलाता है, और एजेंडा चलाना उसकी मजबूरी भी है। और जो पावर में लोग हैं उनके हाथ का खिलौना बन चुका है। एक सबसे बड़ा जो टूल है जो आवाम के लिए है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इक्वली पावरफुल है। तो सोशल मीडिया का, और जाहिर सी बात है जितनी भी बातें, जितने भी समाज में, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, तमाम कम्युनिटी के लोग, वो उनकी जो सही बातें कहीं पहुंच पा रही हैं, उनके सही मुद्दे अगर फ्रंट पर आ पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही आ पा रहे हैं। वरना आप किसी भी टीवी चैनल को उठाकर देख लीजिए कि आज देश में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और हो किन मुद्दों पर चर्चा रही है। क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने? नहीं देखिए, मीडिया में तो क्या है, जिहाद है, वंदे मातरम है, हिजाब है, लव जिहाद है, वक्फ है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं मतलब जो सीधे मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। बाबरी भी आ जाता है, बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इन्हीं के ऊपर चूंकि टीआरपी मिलती है, और फिर वो एक जैसे कहा कि जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो तालीम हो, स्टार्टअप्स हो, उनके ऊपर जिक्र होना चाहिए, या उनका जिक्र होना चाहिए। देश के हालात क्या हैं, मतलब महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, और फॉरेन पॉलिसी का भी जिक्र जो है यहाँ पर होता है। उनके ऊपर बात होने के बजाय जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर तो होगी नहीं, बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर तो आपके भी सामने है, वो वही होती है। मगर उसके रास्ते क्या हैं, रास्ते कैसे अपनाएं उनसे? हाँ जी जी जी, देखिए सोशल मीडिया के जरिए जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी है, इसमें सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का होता है। जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, हम लोगों को तमाम, इवन हम जैसे तमाम, जो आप जैसे जो सेंसिटिव और सेंसिबल मीडिया पर्संस हैं, उनको भी फ्रंट पर आगे आना होगा कि कैसे इंटरफेथ डायलॉग हम बनाएं। इंटर कम्युनिटी डिफरेंट इश्यूज पर डायलॉग्स होने चाहिए। इंटर कम्युनिटी इंटरैक्शंस कैसे बढ़ाया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, प्रैक्टिकल इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जब हम इंटरफेथ डायलॉग के लिए बैठेंगे, उस तरह के फोरम पर लोगों को बुलाएंगे, इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स करेंगे, तो बहुत सारे जो करंट इश्यूज हैं उन पर बातचीत नेचुरली शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अवेयरनेस क्रिएट होता है, तब जाकर एक छोटे छोटे पॉकेट्स में, डिफरेंट मोहल्लों के लेवल पे, अपनी कॉलोनीज के लेवल पे, इस तरह के फोरम्स पर हर तरह के डायलॉग्स होने चाहिए जो इंटर कम्युनिटी, इंटरफेथ डायलॉग्स हों। इसी से फायदा होगा, इसी से अवेयरनेस क्रिएट होगी, इसी से जो तमाम दबे हुए मुद्दे हैं वो फ्रंट पर आएंगे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिन मुद्दों को दबा दिया है। तो मैं चाहूंगा कि सिविल सोसाइटी के साथ साथ जो मीडिया पर्सन्स हैं
जो सेंसिबल लोग हैं अपने माशरे के, समाज के, वो अपने अपने इलाकों में छोटी छोटी जिम्मेदारियां लें और इस तरह के डायलॉग्स के फोरम बनाएं। प्रैक्टिकली एक हफ्ते में 2 दिन 4 दिन पर जब जब मौका मिले तो इंटरफेथ और इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स का रास्ता हमवार करें। तभी जब बातचीत करेंगे, डायलॉग होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है डायलॉग होता नहीं है, उसी की वजह से सारे नुकसान है, ये सच बात है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत जरूरी है। बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं, झूठ बहुत ज्यादा फैला दिया गया है, तो उसका मतलब जो है उसका जवाब देना बेहद जरूरी है। और वो जवाब जो है वो निचले स्तर से ही आप कह रहे हैं कि उसी लेवल से शुरू हो, आपके गली मोहल्ले या आपके इलाके से ही शुरू हो। उसकी जो है वो मीडिया तो आज का मीडिया तो वो काम नहीं करेगा। मेरी तो सलाह यह है कि तमाम जो कम्युनिटी के लोग हैं एक दूसरे के मजहबी जो मकामात हैं उनमें भी जाए। लोग हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को मस्जिद में बुलाया जाए, हम लोग जो मुस्लिम हैं वो मंदिरों में जाएं, और एक तरह का इंटरफेथ जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो। एक दूसरे के जो मजहबी मकामात है वहां पर जाकर एक दूसरे से बात करने में, उनको समझने में दिक्कत क्या है, इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवाजी सरकार। क्या कुछ आपके सजेशंस रहेंगे? चूंकि देखिए ये इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ इसलिए लाए जाते हैं, एक तो उनका एजेंडे का हिस्सा है, वो बहुत क्लियरली है, मतलब वो लिखा हुआ है, आज से नहीं कब से कह रहे हैं, कब से लिखा हुआ है उनके यहाँ, बहुत क्लियरिटी के साथ है कि वो है, एजेंडा है उनका। अब उस एजेंडे का हिस्सा जो है वो, जैसे डॉक्टर सलीम साहब कह रहे थे कि भाई आप जिंदा कौम है तो जिंदा कौम नज़र आना भी चाहिए, कि अगर आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, कोई षड्यंत्र है, कोई आपके खिलाफ कानून बन रहा है या आपके खिलाफ कोई बात कही जा रही है, तो उसका जवाब देना भी बेहद ज़रूरी है, और मगर स्ट्रेटजी भी अपनानी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के क्या कुछ आप कम्युनिटी को और इस मुल्क के लोगों को क्या सलाह देंगे? आपकी जो मीडिया से बड़ी उम्मीदें हैं जी, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि मीडिया जो है हिंदुस्तान में आजाद नहीं रहे। सही, मीडिया जबरदस्त प्रेशर में है, कौन किसको कौन बुला रहा है से लेके कौन क्या लिख रहा है, हर चीज पे मशवरे चले जाते हैं जहां से जाना चाहिए। तो मीडिया की आजादी नहीं रहे। कि मीडिया से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं या हम कर रहे हैं मीडिया से होते हुए भी, मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत अकलमंदी की बात है। दूसरी चीज, कुछ बातें ऐसी है जो हर हिंदुस्तानी एक चीज पूछता है। वंदे मातरम की बात आपने कई बार की, पार्लियामेंट में बातचीत भी हुई और बहुत सारी चीजें खुलके की आई कि जो वंदे मातरम के डिस्कशन करवाना चाहते, करवाने की वजह तो उनका कुछ और था, असली मुद्दों पे लोगों के नजर न जाए, पर उनको वंदे मातरम के बारे में कुछ पता नहीं। दूसरी एक चीज के साथ है, बहुत सारी चीजें हम वंदे मातरम से कह सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, हिंदुस्तान में कोई भी रह रहा है, मादरे वतन की अगर बात की जा रही है तो उसको कहने में कौन सी बड़ी परेशानी, हम क्यों नहीं कह सकते? और एक मुद्दा हम बेवजह किसी को पकड़ा दें, और वंदे मातरम का जो ये स्लोगन आया, एक छोटी सी बात बता दूंगा, 1770 से लेके 1800 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकूमत आने के बाद जो जातियां हुई, उस पर सन्यासी और फकीर विद्रोह साथ हुआ बंगाल में। वहां से कई तरह से बदलते हुए वो आने की तैयारी। तो एक इस पे हमें अलग से सोचना चाहिए, पूरी कम्युनिटी को सोचना चाहिए। हम वंदे मातरम कह देंगे तो क्या हो गया? जाते हैं किसी के घर में, जाते हैं, बुजुर्ग को होते हैं, माता जी किसी की भी होती है, हम तो उनके पैर छू ही लेते हैं, कौन सी परेशानी है इसमें? कहने एक तो मैं समझता हूँ एक नॉन इश्यू को हम इश्यू बनाए हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी एक छोटी सी चीज और कह के मैं खत्म, बार बार जो है अगर कोई हिंदू है तो देवबंद पता नहीं क्या चीज, बरेलवी पता नहीं क्या चीज है, हमें मालूम नहीं है, वो भी खुल के हमारे पास नहीं आते, हम भी नहीं जाते। सही। और देवबंद हो, बरेलवी हो, शंकराचार्य हो, आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, ये सब साथ बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते? कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी। जो इंटरफेथ डायलॉग की आपने बात की, ठीक, देखिए इंटरफेथ डायलॉग मैंने देखा है कई बार कई जगह हुए हैं और रस्म बन के रह जाए। रस्म से आगे हमें बढ़ना होगा, प्रैक्टिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे। बस बिल्कुल ठीक है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई। जब तक जो है वो आम आदमी तक बात नहीं पहुंचेगी, चूंकि गलत फहमियाँ वहाँ ज़्यादा भर दी गई हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे संगठन चलाते हैं और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जिन्हें बड़ा होना है। तो छोटे संगठनों को बड़ा होना है, सियासत में आगे चमकना है, तो उसका बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा या उसका गलत इस्तेमाल वो करते हैं। डॉक्टर सलीम साहब, क्या कुछ कहेंगे आखिर में? और आप रेस्पॉन्ड भी शायद कुछ करना चाह रहे थे, और कुछ सुझाव भी आपकी तरफ से ज़रूर आने चाहिए, कम्युनिटी के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ जी। पहली बात तो ये है कि ये वंदे मातरम का जो इशू इस बार उठाया गया था,
मेरी समझ गलत हो सकती है, लेकिन जो मैंने समझा वो मैं बता रहा हूं। जी वो हिंदू मुस्लिम इशू बीजेपी के नजदीक भी नहीं था। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए और एसआईआर की गुफ्तगू में कांग्रेस को डिफेंस में डालने के लिए वंदे मातरम का मामला कहा कि इस पे डिस्कशन होगा, और उस डिस्कशन में उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम के 2 टुकड़े पंडित नेहरू ने कराए, पूरे तराने को 2 हिस्सों में बांट दिया, और उसी की वजह से देश का विभाजन हुआ। इसलिए देश के विभाजन के लिए पंडित नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार है। इसलिए इस देश के लोगों को इस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, हमको ही वोट देना चाहिए। तो कहानी तो ये थी जो मैंने पूरी बहस में, मोदी की तकरीर में और बाकी लोगों की तकरीर में महसूस की। ठीक है, तो ये उनकी अपनी जरूरत थी। हाँ, लेकिन सुझाव क्या होंगे सर आपके, चूंकि वक्त की कमी ये है। बात हमेशा मालूम है कि वो एक तराना जो बंकिम दा ने लिखा, उसके बाद में उसने बढ़ाया और उसको नावल में डाला, और उसके बारे में इवन रविंद्रनाथ टैगोर का राय थी और सुभाष चंद्र बोस की राय थी कि उसके पहले 2 स्टैंजा के अलावा बाकी जो स्टैंजा है वो किसी तरह से सब लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। ठीक है, अब आता हूं मैं दूसरी बात की तरफ। वो ये है कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो फाशिज्म का दौर है, और फाशिज्म में इंसानी हुकूक को पामाल किया जाता है, और वो सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं होते। कल का जो ताजा वाकया है, अमिताभ ठाकुर बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर थे, भूमिहार हैं और ब्राह्मण हैं, उनको रात को 3 बजे ट्रेन में से उतार दिया गया यूपी की ठंडी में। उससे पहले संजीव भट्ट की जमानत की याचिका कल ही आई थी कि भाई अभी मेरे ऊपर मेरी बातचीत चल रही है, कम से कम ये जो बामशक्कत सजा है इसमें मुझको छूट दो। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सारे लोग, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे संजीव भट्ट हो, और चाहे अमिताभ ठाकुर हो, चाहे हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में हुआ था, जितने दानिश्वर लोगों को भीमा कोरेगांव के सिलसिले में इन्होंने पकड़ के बंद कर दिया था, आज भी पिछले हफ्ते तेल तुंबड़े जो है वो इतने बड़े दानिश्वर हैं और वाइस चांसलर थे, उनको वहां कल केरला जाने से रोक दिया गया। तो ये सरकार उन लोगों से डरती है जो इनके खिलाफ बोलते हैं और उन पे जुल्म करती है, उनके ऊपर जुल्म करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन ऐसा करने से लोगों के दिल से डर निकलता है। लोग ये समझते हैं कि ठीक है, अगर मौलाना हमारे लिए जेल जा सकते हैं तो हम जेल क्यों नहीं जा सकते। ठीक है सर, चूंकि वक्त अगर कमी है, अमिताभ ठाकुर जो है वो हमारे लिए लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगर सब लोग ये सोचना शुरू कर दें कि अरे भाई लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तालीम तरबियत की तरफ ध्यान दो, तो आप समझ लीजिए इनके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। सही, तो असल हक में के लिए आप कह रहे हैं कि हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। लोग लड़ रहे हैं ठीक, और जो आजमाइशों से गुजर रहे हैं उन्हीं को देख के कल इनके खिलाफ लोग खड़े होंगे और इस फैसिज्म को खत्म करेंगे। और अगर ये नहीं होगा तो ये फैसिज्म कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, मोहम्मद सलमान साहब क्या कुछ आखिर में कहेंगे, क्या सजेशंस रहेंगे, क्योंकि ये तमाम इश्यूज भी हैं, इनका सामना भी करना है और बड़े ही तरीके से, अच्छे तरीके से निपटना भी है इनसे, तो क्या कुछ सजेशंस आपके होंगे? क्विकली जो है वो 3 पॉइंट शेयर करूंगा। एक तो ये कि अफ्रीका की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अनलेस लायन लर्न टू राइट एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर्स, कि जब तक शेर खुद से लिखना नहीं सीखेगा उस वक्त तक हर कहानी में शिकारी की तारीफ होगी। तो बदकिस्मती से इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में जो बात भी लिखी और बोली जाती है वो हमारी जुबान से नहीं निकलती, बल्कि स्टोरी कहीं और से बनती है, और जब कहीं और से बनती है तो उन्हीं का नैरेटिव आता है। तो पहला मेरा मशवरा ये होगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, उस पर हमारा क्या सोचना है वो हम बयान करें, हमारे जरिए से लोगों को इस्लाम और मुसलमान मालूम पड़े, ना कि मीडिया और हुकूमत के जरिए से मालूम पड़े। ये चार्ज मुसलमानों को लेना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, समाज में मानसिकता ऐसी बना दी गई है, बाइनरी बना दी गई है कि एक है मुसलमान के मुद्दे, एक है देश के मुद्दे। तो ऐसा लगता है कि मुसलमान अलग है, देश अलग है। तो कोशिश ये हो कि हम दुनिया को ये समझा सकें कि जो मुसलमान का मुद्दा है वो देश का मुद्दा है, और जो देश का मुद्दा है वो मुसलमान का मुद्दा है। हम आइसोलेशन में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा, इस मानसिकता के साथ हमको पूरे सवाल को अप्रोच करने की जरूरत है कि हम और समाज अलग नहीं है, समाज हमसे है और हम समाज से हैं। इस तरीके से अगर देखेंगे तो वो बाइनरी खत्म होगी, और अगर बाइनरी खत्म होगी तो हिंदुत्व का जो बेस है वो खत्म हो जाएगा।
और तीसरी बात सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि अल्लाह ताला ने जहां मसाइल रखे हैं वहां मसाइल रखे हैं, जहां चैलेंजेस रखे हैं वहां अपॉर्चुनिटीज रखी हैं। तो मुसलमान चैलेंजेस को एड्रेस तो करें, लेकिन उसी के साथ साथ आज के भारत में टेक्नोलॉजी के नतीजे में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के नतीजे में, ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में जो अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई है उसको आइडेंटिफाई करके उन अपॉर्चुनिटीज की बुनियाद पर आगे बढ़े। देखिए, आप सिर्फ मसाइल से सर टकराएंगे तो सब फुट जाएगा, लेकिन मसाइल के साथ जो अल्लाह ताला ने वसाइल रखे हैं, अपॉर्चुनिटीज रखी हैं, उससे फायदा उठाएंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और मसाइल भी कम होंगे। तो ये 3 स्पेसिफिक बातें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यही ख़त्म करते हैं इस पॉजिटिव नोट के साथ कि ये मसले मसाइल तो हैं और ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और ये भी सच्चाई है कि मतलब बहुत ज़्यादा इनसे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजी के साथ इनका सामना भी करना है, मुकाबला भी करना है और अपने आप को तरक्की की राह में आगे भी बढ़ाना है पॉजिटिव सोच के साथ। फ़िलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।